ओम्स क्लासेस, आपके करियर का सच्चा पथ प्रदर्शक, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी, एम्स 11th and 12th। अगला लिखते हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 13। सो प्रॉब्लम 13। सो अगला प्रॉब्लम मैं फिर से रीड करता हूं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस इज डबल्ड। सो सवाल को ध्यान से सुनिएगा। If the distance between two equal point charges, two equal point charges, so Q and Q, and let's say the distances are. If the distance between two equal point charges is doubled, यदि इसके चार्ज को हम, इसकी जो डिस्टेंस है, इसके डिस्टेंस को हम डबल कर दें, so 2r. If the distance between two equal point charges is doubled and their individual charges are also doubled, so इसको भी डबल कर दिया 2q, और ये भी हो गया हमारा 2q. Individual charges are also doubled. So what would happen to the force between them? सो पूछ रहा है कि अब बतलाओ कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उस पे उसका वैल्यू जो है वो पुराने वाले फोर्स के कंपैरिजन में बढ़ा या घटा। सो पहले हम इनिशियल फोर्स का वैल्यू निकालते हैं। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर मीन्स Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज F इनिशियल। F फाइनल देखते हैं। सो K Q इंटू Q, सो 2Q इंटू 2Q इज 4Q स्क्वायर is divided by 2r का होल स्क्वायर मीन्स 4r स्क्वायर, kq स्क्वायर बाई r स्क्वायर। सो यहाँ पे इनिशियल फोर्स देखें तो kq स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे फाइनल फोर्स देखें तो kq स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सो कहने का मतलब है कि इतना जो तामझाम हमने किया यहाँ पे कि डिस्टेंस को भी बढ़ा दिया, चार्ज को भी बढ़ा दिया, सो डिस्टेंस को ट्वाइस कर दिया और इंडिविजुअल चार्ज को भी हमने डबल कर दिया। ऐसा करने से हमारे फोर्स पे कोई असर नहीं पड़ा। सो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि देखो भैया हमारा जो फाइनल फोर्स है वो अभी भी इनिशियल फोर्स के बराबर ही है। आपने इतना कुछ किया लेकिन उसका कुछ फ़ायदा मिला नहीं, है ना। उससे हुआ क्या, हमारा जो फाइनल फोर्स है वो अभी भी इनिशियल फोर्स के बराबर है। चमका या नहीं। आगे की तरफ और मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 14। अगला सवाल देखते हैं। A particle of mass small m carrying charge q1 is revolving around a fixed charge minus q2. गोला बन गया है ना। सो इसके सेंटर पे एक निगेटिव चार्ज रखा हुआ है माइनस Q2 और एक चार्ज Q1 इस सर्कल पे घूम रहा है। मैं फिर से सवाल को पढ़ रहा हूँ। अ पार्टिकल ऑफ मास, इसका मास भी दिया हुआ है m। अ पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज Q1 इज रिवॉल्विंग अराउंड अ फिक्स्ड चार्ज minus Q2 in a circular path of radius small r. Calculate the period of revolution. मतलब इसका टाइम पीरियड बतलाना है कि कितना चक्कर लगाएगा, इसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। So calculate the period of revolution and its speed also. और इसका हमको स्पीड भी निकालना है। सो ये थोड़ा सा आपका जो है वो 11th वाले फिजिक्स को इन्वॉल्व किया गया है यहाँ पे। थोड़ा कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे भैया आखिर होगा क्या। थोड़ा आप दिमाग लगा के बतलाओ।
ये चार्ज सर्कल पे घूम रहा है। सो आपको पता है, यदि आप 11th का फिजिक्स उठाइएगा तो आपको वहाँ से कॉन्सेप्ट में क्या पता है कि भैया कोई भी चार्ज यदि सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसको सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए एक जो है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होना ज़रूरी है। कोई एक ऐसा फोर्स होगा जो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा और वही सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण कोई पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे घूमता है। सो यहाँ पे ये चार्ज देखें और ये चार्ज देखें। सो ये चार्ज नेगेटिवली है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब है कि ये चार्ज जो है इस पे कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स, बिकॉज दे आर ऑफ डिफरेंट नेचर। दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, so they are going to attract each other or attract each other, and the direction of the force is along the line joining, and this is the force which is responsible for the circular motion of this particle, and this is going to be the centripetal force, है ना। सो मान लेते हैं कि इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग क्या लिखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स लिखते हैं हम लोग m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r, और ये जो हमारा, सो दिस इज व्हाट इज fc। तो सर्कुलर मोशन के लिए हमने लिख दिया fc इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, और ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, सो इन दो चार्ज के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स, और ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, कोलम्बियन फोर्स। सो इस वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, k इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, k इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, सो व्हाट वी हैव इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाई k Q1 Q2 बाई mr cube, and this gives omega is equal to square root of, मैं k का वैल्यू रख लेता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लिखता हूँ Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr cube। So this is what is the value of omega। और सर्कुलर मोशन में आप लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड हम लोग कैसे निकालते हैं, so the time period is given by t is equal to 2 pi by omega, t is equal to 2 pi by omega। so यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, so we can write t is equal to 2 pi the square root of 1 by omega means 4 pi epsilon naught mr cube divided by Q1 Q2, and this is what is the time period। So this is the time period of a revolution। इसमें एक और पार्ट पूछा है कि इसका वेलोसिटी भी बतला दो, इसका वेलोसिटी क्या है। सो सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ओमेगा का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है। सो v इज इक्वल टू ओमेगा में देखो यहाँ पे r क्यूब है, सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर इंटू आर, एक r स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। सो लिखेंगे हम लोग दिस r इंटू 1 बाई r स्क्वायर रूट ऑफ Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr, r cancel, so we have v is equal to square root of Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught mr। लो जी, हो गया कैलकुलेट। तो यही केवल कोरिलेट किया है यहाँ पे। सो सर्कुलर मोशन को इलेक्ट्रोस्टैट से थोड़ा सा इसको कोरिलेट करने की यहाँ पे कोशिश की गई है ना। तो सवाल में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 15।
प्रॉब्लम नंबर 15। तो मैं फिर से रीड करता हूँ। If charge Q1 is fixed and Q2 is free to move. If charge Q1 is fixed and Q2 is free to move, then find out the velocity of Q2 when it reaches distance R2 after it is released from a distance R1 from Q1 as shown in the figure. Assume friction is absent. So हम लोग यहाँ पे मैं एक स्कीमेटिक बना रहा हूँ, इसका ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है। सो इनिशियली जो चार्ज है वो यहाँ पे रखा हुआ है एंड दिस डिस्टेंस इज R1. Let's call this as origin and the value of charge is Q. I hope so. If charge Q1 is fixed and Q2 is free to move, this Q2 is free to move and let's say this is Q1, so this is going to be fixed and this is free, मतलब ये move कर सकता है. If charge Q1 is fixed and Q2 is free to move, then find out the velocity of Q2. Find out the velocity of Q2 when it reaches distance R2. When it reaches distance R2, after it is released from a distance R1. So यहाँ से रिलीज किया जा रहा है, मतलब u is equal to 0 है. रिलीज का मतलब उसको रेस्ट छोड़ा जा रहा है. So initial velocity is going to be equal to 0. Release from a distance R1 from Q1. So हमको निकालना है कि जब ये R2 पे चला जाएगा तो इसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या हो जाएगा. तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं. तो यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ करके भी बना सकते हैं. तो चूँकि अभी हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी वगैरह नहीं पढ़ा है तो उसको अभी रहने देंगे. अभी हम लोग यहाँ पे जो अपना फोर्स निकाल के करेंगे. सो कोई मान लेते हैं कि ये जो चार्ज है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे वो यहाँ पे आ गया Q2 और उस समय इसका वेलोसिटी है लेट्स अज्यूम दैट v एंड द डिस्टेंस इज लेट्स अज्यूम दैट x. सो हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे. सो इस टाइम पे यहाँ पे जब ये चार्ज है, सो दो चार्ज के बीच में हमारा जो डिस्टेंस है वो x है. सो ये वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा. सो इस पे फोर्स लगा रहा होगा कुछ इस डायरेक्शन में F कोलम्बियन. सो यदि हम इस फोर्स को लिखें, सो फोर्स कोलम्बियन क्या हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर. सो इस मोमेंट पे जो डिस्टेंस है वो x है तो लिखेंगे x स्क्वायर, है ना. और चूँकि इस चार्ज का हमको मास दिया हुआ है m, सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस चार्ज एट दिस पोजीशन. सो एक्सेलरेशन E is equal to Fc by m. So this is going to be K Q1 Q2 by m x square. हाँ जी, चमका कि नहीं चमका यहाँ तक? ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा. अभी तो हमने कूलम्ब्स लॉ को यूज़ किया है. थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं और थोड़ा सा 11th का जो हमारा काइनेमेटिक्स था उस थ्योरी को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करते हैं. सो वहाँ पे हमने कुछ कंडीशंस बतलाए हुए हैं आपको ऑलरेडी कि जो हमारा पार्टिकल है, पार्टिकल का जो मूवमेंट है, यदि पार्टिकल हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 है. सो वहाँ पे एक फार्मूला एप्लीकेबल होता है v इज इक्वल टू s इज इक्वल टू v इंटू टी, है ना. सो s इज इक्वल टू वी टी हमारा वहाँ पे फार्मूला चलता है. उसके बाद दूसरा हम लोग लेके चलते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेटेड है बट दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. वो एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. सो वहाँ पे हम लोग फिर 3 फार्मूला यूज़ करते हैं. तो पहला फार्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वन इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. उसके बाद तीसरा जो कंडीशन होता है जिसमें आपका जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेटेड तो है बट दैट एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट.
यदि वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो तो हम लोग वो 3 फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो हमने बतलाया था कि जब एक्सेलरेशन हमारा वेरिएबल हो सो उस केस में हम लोग को वहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ता है, वी हैव टू यूज़ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। सो वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। सो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन का आप यहाँ पे देखें, सो k कांस्टेंट है, q1 कांस्टेंट है, q2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, बट ये जो x है, x हमारा वेरिएबल है। x जो है वो हमारा टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो चूंकि x वेरिएबल है इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन वेरिएबल है। सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। सो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन का डिफिनीशन क्या होता है। सो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं dv बाई dt इज इक्वल टू k q1 q2 बाई mx स्क्वायर। अभी भी यहाँ पे मेरा काम नहीं हुआ। काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे dv है, यहाँ पे dt है t के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे वेरिएबल हमारा x है, और हमारा यहाँ पे हमने जो एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखा है वो t के रिस्पेक्ट में लिखा है। सो इस t के रिस्पेक्ट को हमको x में चेंज करना होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, इसमें dx से मल्टीप्लाई, dx से डिवीजन, और इन दोनों को क्लब करके लिखेंगे। सो dx बाई dt, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी। सो इस टर्म को लिखेंगे हम लोग dx बाई dt एज अ v। यहाँ पे बच गया dv, नीचे बच गया dx इज इक्वल टू k q1 q2 बाई mx स्क्वायर। अब देखो सिंपल हो गया, अब आसानी से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो v वाले को एक साथ रखते हैं, सो v dv इज इक्वल टू, अब इसको एक साथ रखते हैं कांस्टेंट वाले को, सो k q1 q2 बाई m, और इस dx को उधर लेके जाते हैं, सो लिखेंगे dx बाई x स्क्वायर। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब कंडीशन रखेंगे। सो कंडीशन क्या रखेंगे, सो x पे कंडीशन रखते हैं। हम बोलते हैं जब x का वैल्यू r1 था, जब ये चार्ज हमारा यहाँ पे था तो उसका वेलोसिटी क्या था, 0। सो जब x का वैल्यू, ये हमारा x का वेरिएबल है और ये हमारा v का वेरिएबल है। सो x का वैल्यू जब हमारा r1 था उस समय वेलोसिटी हमारा क्या था, 0 था। अब बोलेंगे x का वैल्यू r2 हो जाए, तो मान लिया कि उसमें वेलोसिटी v है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यही तो हमको निकालना है कि जब x r पे पहुँचेगा, ये x का वैल्यू जब r हो जाए, मतलब ये चार्ज r2 पे पहुँच जाए, तो उस समय उस पार्टिकल का वेलोसिटी निकालिए। यदि हम अब इसको इंटीग्रेट करें, सो v dv का इंटीग्रेशन होता है हमारा v स्क्वायर बाई 2। लिमिट रख लें, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे v इज इक्वल टू k q1 q2 बाई m। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, dx बाई एक्स स्क्वायर का। तो आपको पता होगा एक फार्मूला x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x टू द पावर n+1 बाई n+1। यदि इसको देखें यहाँ पे, सही हो जाएगा x टू द पावर -2 dx। सो इसको लिखेंगे x टू द पावर -2 + 1 -2 + 1, सो -1 बाई x, सो -1 बाई x, और लिमिट क्या रखेंगे, यहाँ पे r1 और यहाँ पे r2। अब इस वैल्यू को रखते हैं यहाँ पे, सो v स्क्वायर बाई 2 -0 इज इक्वल टू k q1 q2 बाई m। ये वैल्यू रखा तो -1 बाई r2 और माइनस माइनस प्लस 1 बाई r1। अब यहाँ से v का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू 2k q1 q2 बाई m इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। सो दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 2k
Q1 Q2 by M 1 by R1 minus 1 by R2 का स्क्वायर रूट। सो दिस इज व्हाट इज द वेलोसिटी, कि ये जब चार्ज जो है, जो हमारा Q2 चार्ज है, जब हमारा R2 पे पहुंच जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा। सो दैट वेलोसिटी इज गोइंग टू बी गिवन बाय 2k Q1 Q2 बाय, आप k का यहाँ पे वैल्यू भी रख सकते हो। सो 2 1 बाई 4 पाई, तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m Q1 Q2 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो ये अच्छा सवाल था, थोड़ा सा इसमें काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व था, थोड़ा इंटीग्रेशन, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, है ना। अब अगला सवाल देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 16 मैं पढ़ता हूं। प्रॉब्लम नंबर 16, a block A of charge Q1 is fixed and second block of mass small m and charge Q2 is allowed to free on the floor। मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। हमारे पास एक कोई ब्लॉक है जिसका नाम है A और ये यहाँ पे फिक्स्ड है। अब ब्लॉक A ऑफ चार्ज Q1, इस पे चार्ज कितना है Q1 इज फिक्स्ड एंड सेकेंड ब्लॉक ऑफ मास, एक दूसरा ब्लॉक है, सेकेंड ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज Q2 is allowed to free on the floor। बहुत बढ़िया। Find out the range of Q2। Find out the range of Q2। इस Q2 का वैल्यू आप रेंज बदलाइए, मतलब इस Q2 का वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं। Find out the range of Q2 for which the particle is at rest। तो आपको इस Q2 का रेंज बतलाना है so that कि ये जो पार्टिकल है वो हमारा रेस्ट में रहे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस इज म्यू। तो बोल रहा है कि यहाँ पे सरफेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, सो दिस इज गोइंग टू बी म्यू। सो आपको इस Q2 पे रेंज निकालना है। सो थोड़ा सा पहले इस सवाल को समझते हैं, है ना। डायरेक्ट सॉल्व करने से अच्छा है पहले इस सवाल को हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि इस Q के दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, या तो ये Q का जो है वो वैल्यू आपका पॉजिटिव हो सकता है या फिर ये निगेटिव हो सकता है। ये चार्ज जो है हमारा या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर ये निगेटिव हो सकता है। तो पहला हम लोग केस लिखते हैं कि व्हेन लेट्स अज्यूम दैट व्हेन Q2 इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। सो यदि ये पॉजिटिव है, Q1 तो हमारा पॉजिटिव है ही, सो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो इस पे ये वाला चार्ज कैसा फोर्स लगाएगा और रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। सो ये जो है इस पे और रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, सो F कोलम्बियन। सो ये जाएगा। सो इस ब्लॉक का टेंडेंसी हमारा क्या होगा, ये ब्लॉक क्या करना चाहेगा, ये ब्लॉक जो है वो इधर मूव करना चाहेगा। अब चूंकि ये सरफेस जो है हमारा फ्रिक्शनलेस नहीं है, सो फ्रिक्शनलेस नहीं है तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। सो इस ब्लॉक की टेंडेंसी है इधर मूव करने की, सो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा इसके मोशन को। सो यहाँ पे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स इस सरफेस पे लगेगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है हमारा, सो कंडीशन ये है कि ये ब्लॉक हमारा मूव नहीं करना चाहिए। सो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है, हम लोग मैक्सिमम वैल्यू क्या जानते हैं, इट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू F इज इक्वल टू म्यू एन। और म्यू एन जो है वो हमेशा FC से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। यदि ये कंडीशन हम लोग लिख दें तो हमारा ये ब्लॉक कभी भी मूव नहीं करेगा। क्लियर। और इस F का वैल्यू रखें तो लिखेंगे कि म्यू और n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, सो दिस इज n एंड दिस इज mg। सॉरी, सो वी हैव द रिलेशन n इज इक्वल टू mg। सो दिस इज म्यू, n का वैल्यू रखें, सो म्यू mg सो बी ग्रेटर इक्वल टू FC का वैल्यू क्या हो जाएगा, मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का
इनके बीच का डिस्टेंस है कुछ d। सो k q1 इंटू q2 बाई डी स्क्वायर। तो हमको q2 का वैल्यू निकालना है। सो q2 शुड बी लेस दैन और इक्वल टू म्यू एम जी डी स्क्वायर बाई के q1। सो q2 जो है हमारा इससे छोटा होना चाहिए। और ये हमने केस पहले क्या मान लिया है कि q2 इज पॉजिटिव। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस हम लोग देखते हैं, यहीं पे लिखता हूँ। है ना। दूसरा केस बनाते हैं व्हेन q2 इज नेगेटिव। यदि q2 नेगेटिव है, सो q2 यदि नेगेटिव है तो ये इस पे कैसा फोर्स लगाएगा? अट्रैक्टिव। सो हमारा कोलम्बियन फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। सो इस बॉडी का जो मूवमेंट का टेंडेंसी है वो लेफ्टवर्ड्स होगा, ये लेफ्ट की तरफ मूव करना चाहेगा। सो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा हमारा? सो फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ लगेगा। और अगेन हम लोग क्या बोलेंगे? इसको मूव नहीं करने के लिए जो हमारा Fc है, दैट Fc शुड बी लेस दैन और इक्वल टू F। सेम कंडीशन। सो Q2 शुड बी नॉट Q2। सो Fc हमारा क्या हो जाएगा? सो माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बी लेस इक्वल टू म्यू mg and then Q2 should be greater than or equal to minus mu mg d square by k Q1. So what is the range of this Q2? So what is the range of this Q2? So बस रेंज क्या आ गया? अब एक लाइन बस लिखना है। तुमको क्या लिखेंगे? तो रेंज क्या हो जाएगा Q2 का हमारा? तो लिखेंगे माइनस म्यू एम जी डी स्क्वायर बाई के Q1 से बड़ा होना चाहिए और किससे छोटा होना चाहिए? म्यू एम जी डी स्क्वायर बाई के Q1 से छोटा होना चाहिए। सो ये था हमारा रेंज कि Q2 का जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक में राइज करना चाहिए। यदि ऐसा कंडीशन होता है तो ये ब्लॉक हमारा कभी मूव नहीं करेगा, ये ब्लॉक हमेशा क्या रहेगा? और रेस्ट में रहेगा। अगला सवाल। तो ये 16 था। प्रॉब्लम नंबर 17। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। टू पार्टिकल्स ईच हैविंग अ मास ऑफ 5 ग्राम एंड चार्ज। सो टू पार्टिकल्स मैं यहाँ पे बना देता हूँ। टू पार्टिकल्स ईच हैविंग अ मास ऑफ 5 ग्राम। सो इसका भी वेट है 5 ग्राम, इसका भी वेट है 5 ग्राम। टू पार्टिकल्स ईच हैविंग अ मास ऑफ 5 ग्राम एंड चार्ज 1 into 10 to the power -7 कूलम। सो इस पे भी चार्ज है 10 to the power -7 कूलम
और इस पे भी 10 टू द पावर -7 कूलम। दोनों पे चार्ज कितना है? 10 टू द पावर -7 कूलम। स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, दोनों कैसे हैं? सो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। ऑन अ हॉरिजेंटल टेबल with a separation of 10 centimeter, with a separation of 10 centimeter, with a separation of 10 centimeter between them. The coefficient of friction between each particle and the table is same. So इस पार्टिकल और टेबल के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और इस पार्टिकल और इस टेबल के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दोनों क्या है? सेम है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कोएफिशिएंट। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कोएफिशिएंट। सो यहाँ पे जो सरफेस का कोएफिशिएंट है सो म्यू है। थोड़ा सा केस को एनालाइज करते हैं क्या हो रहा है। सो प्रॉब्लम तो सॉल्व अपने आप हो जाएगा। सो यहाँ पे जो सिचुएशंस हैं, सो जो हम लोग ने स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है उन सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो इस पे चार्ज है 10 टू द पावर -7 कूलम, इस पे भी चार्ज है -10 टू द पावर -7 कूलम, दोनों पे सेम चार्ज है। सो हम लोग के पास एक प्रॉपर्टीज़ है कि लाइक चार्जेस आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, मतलब ये और ये एक दूसरे को क्या करेंगे? और रिपेल करेंगे। सो यहाँ पे कोलम्बियन फोर्स इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में ऐसा लगेगा। ये हमारा यह कूलम का है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फ्रिक्शन को लेके आते हैं। सो इस बॉडी का टेंडेंसी होगा इधर मूव करना। सो इसको कौन रोकेगा? यहाँ पे तो फ्रिक्शन है। सो फ्रिक्शन इसको रोकना चाहेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन इस पे इधर लगेगा और इस वाले पे फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इसका वैल्यू हो जाएगा म्यू इंटू एन। और यहाँ पे देखें सो इसका वजन mg और इस पे एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब क्या करना है? अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है सो ये बराबर होगा और ये वाला फोर्स इसके बराबर हो गया। बन गया सवाल, यहीं से म्यू का वैल्यू निकल जाएगा। सो लिखते हैं। सो पहला इक्वेशन हमारा आ जाएगा n इज इक्वल टू mg। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। सो वर्टिकल इक्विलिब्रियम हो गया। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए दैट fc शुड बी इक्वल टू दिस f। So Fc should be equal to small f and this is going to be equal to mu n, और n का वैल्यू यहाँ से रखें तो mu mg। सो लिखेंगे और Fc का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? k टाइम्स q1 q2 बाई r स्क्वायर is equal to mu times mg। This implies mu is equal to k q1 q2 by mg r square. I am going to substitute the value of this. So mu is equal to k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। q1 और q2 दोनों बराबर हैं, अब दोनों का वैल्यू है 10 टू द पावर -7। तो लिख सकते हैं हम लोग 10 टू द पावर -7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। सो 5 ग्राम को SI में चेंज कर देंगे। सो 5 इंटू 10 टू द पावर -3। जी का हम स्टैंडर्ड वैल्यू 10 ले लेते हैं। R 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। एंड इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस वैल्यूज सो वी गेट दिस वैल्यू एज 0.18। सो सिंपल सवाल था, इसमें बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो सारे इन्वॉल्व हो रहे। थोड़ा सा हमने यहाँ पे जो है वो न्यूटन्स लॉ भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 17, प्रॉब्लम नंबर 18। सो मैं सवाल को पढ़ता हूं। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ r इज f। सो बोला है कि दो चार्जेस है हमारे पास, if they are going to be separated by distance r
एंड लेट्स से द चार्ज इज Q1 एंड Q2. सो इन दोनों के बीच में जो हमारा फोर्स है वो F है. सो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको? F इज इक्वल टू लिख सकते हैं K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. तो मैं फिर से सवाल को पढ़ता हूँ. द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ सेपरेशन R इज F. सो सेपरेशन R पे रखा गया है और दो चार्ज के बीच का फोर्स है F. Find the force between the same charges. Find the force between the same charges if half of the space between them is filled with a dielectric of dielectric constant 4. So पूछ रहा है find the force between the same charges if half the space between them is filled with a dielectric of dielectric constant 4. So बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का जो आधा स्पेस है, इस आधे स्पेस को हम लोगों ने क्या किया? डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया. और इस डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू है K = 4. सो पिछले क्लास में हम लोगों ने एक फार्मूला भी यूज़ किया था. फार्मूला यहाँ पे हम लोगों ने डिराइव किया था ऐसे में कि यदि दो चार्ज के बीच का स्पेस जो है वो यदि पार्शियली फिल कर दिया जाए तो उसका फार्मूला क्या होता है ना? सो फार्मूला क्या होता है हमारे पास? तो हम लोगों ने निकाला था कि F प्राइम इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर की जगह में क्या करते हैं हम लोग? सो इसको लिखते हैं हम लोग इस वाले डिस्टेंस को जितना भी होगा. सो R/2 स्क्वायर रूट ऑफ K प्लस ये वाला डिस्टेंस R/2 का होल स्क्वायर. दिस इज व्हाट इज द फार्मूला. इसको हमने वहाँ पे T लिया था. सो लिखा था T स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन R और ये पूरा डिस्टेंस D था. सो इस डिस्टेंस को लिखा था D माइनस T. सो यहाँ पे ये R/2 है. सो R/2 स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन R मीन्स K और ये हमारा D माइनस T का वैल्यू है R/2. सो R/2. सो इसमें से हम R/2 बाहर निकाल लें. सो आप देखोगे K इंटू Q1 Q2 बाई R/2 बाहर निकल जाएगा. सो लिखेंगे R स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ K मीन्स 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर. तब इस F प्राइम का वैल्यू हम फिर से कैलकुलेट करते हैं. सो हो जाएगा हमारा K Q1 Q2 बाई 4K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू रूट 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज 3 का स्क्वायर इज 9. So this is going to be 4/9 K Q1 Q2 by R square. So लिख सकते हैं F prime is equal to 4/9 F. 4/9 F. So इस तरीके से जो हमारे प्रॉब्लम है वो आगे की तरफ मूव करते हैं. So आज हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिस किया हुआ है. होपफुली आपको सारे प्रॉब्लम्स समझ में आ गए होंगे. यदि कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं. ठीक है. इसी प्रॉब्लम पे बेस्ड जो भी आपकी बुक्स है, जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है या फिर हमारे इंस्टीट्यूट का जो भी मटेरियल है जो आपके पास अवेलेबल है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. या कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप एक उठा सकते हैं. जैसे आपका वर्मा साहब हो गए. सो वर्मा साहब का बुक उठाइए, सवाल बनाना शुरू कीजिए. सो जो भी हमारे कूलम्स लॉ पे बेस्ड सवाल होंगे वो सारे के सारे सवाल आपसे बन जाएंगे. ठीक है. सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थ्योरम विच इज़ नोन एज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन. सो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग देखेंगे. उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है विच इज़ द इक्विलिब्रियम, है ना. सो हम लोगों ने 11th में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मासेस के इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं. सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे इक्विलिब्रियम क्या होंगे. ओके.